हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे क्लास 12th की फ़िज़िक्स और आज अपने इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में अपने एटॉमिक फ़िज़िक्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। और आपको बता दूं कि जो मेरी वीडियोज़ हैं राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट आपको उसमें पूरा मिलेगा। हर चीज़ इसमें डिस्कस करता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करता हूँ। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 15 और सीबीएसई बोर्ड की जो फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 13 है। ये उसमें न्यूक्लियाई के नाम से चैप्टर है ये, ठीक है ना। न्यूक्लियाई के नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है और राजस्थान बोर्ड में ये न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से चैप्टर है और पार्ट फर्स्ट है इसका। जो इसमें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो तो एक तो होगा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरी चीज़ इसमें अपने सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी टोटल ये न्यूक्लियर फिजिक्स है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है। आज अपने इसका ओनली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करने जा रहे हैं। जो जो चीज़ें अपने चैप्टर में काम आएंगी आगे वो सारी इस चैप्टर में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर है ये 15 न्यूक्लियर फिजिक्स और पहला जो आपका टॉपिक है वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में। यानी न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, क्या कुछ होता है न्यूक्लियस में, वो अपने इसमें पढ़ेंगे। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का इसमें आपके डेरिवेशन बहुत ही कम है। चैप्टर में डेरिवेशन 2-3 ही डेरिवेशन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। ज़्यादा ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी और थ्योरी याद रखने का तरीका ये है कि आप इसको लिख लिख के देखो नोटबुक में, प्रैक्टिस से ही आपकी थ्योरी याद रहेगी। तो आज के जो टॉपिक है उसमें अपने जनरल डिस्कशन करेंगे और काफ़ी चीज़ें आप इसमें केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हो। केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कि इन द न्यूक्लियस देयर आर 2 मेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। यानी कोई भी आपको पता है कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में ये कहता है कि 2 टाइप के मेन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। एक को अपने प्रोटॉन बोल देते हैं और एक को न्यूट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल अपने स्मॉल p से लिखते हैं और न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है स्मॉल n होता है। अब एक इसमें एक्सेप्शन है और आपको हर बार बता दूं मैं कि फिजिक्स में जहाँ भी एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। एक्सेप्शन वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। देखो क्या है कि इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट। यानी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, ओनली 1 प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0 होते हैं। ये ओनली 1 एलिमेंट ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि 2 अदर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अदर फॉर्म्स हैं और अदर फॉर्म्स को अपने इस चैप्टर में बोलेंगे क्या, आइसोटोप्स। डिटेल में अभी नेक्स्ट इससे जो टॉपिक है उसमें आएगा कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। यहाँ याद रख लो कि 2 अदर फॉर्म्स होती हैं, हाइड्रोजन की अदर फॉर्म्स होती है, उसको आइसोटोप बोल देते हैं। मतलब 2 अलग टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। उसको अपने क्या नाम दिया हुआ है, नॉन एज ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। उसको अपने ड्यूटीरियम और ट्राइटियम कह देते हैं। कंटेन्स रिस्पेक्टिवली 1 एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन एडिशन टू 1 प्रोटॉन। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 अलग टाइप के हाइड्रोजन हैं, एक को अपने ड्यूटीरियम बोल देते हैं और एक ट्राइटियम। दोनों में प्रोटॉन तो एक ही होगा, ठीक है। ड्यूटीरियम और ट्राइटियम में प्रोटॉन एक होगा, लेकिन ड्यूटीरियम में तो 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और ट्राइटियम में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन की फॉर्म्स है, मतलब एक टाइप के हाइड्रोजन के एटम ही हैं ये, लेकिन हाइड्रोजन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओनली जो प्योर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन जिसको आप बोल देते हो गैस, वो क्या होता है, उसमें ओनली 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, प्लस ई होता है, ठीक है। प्लस ई, यहाँ पे प्लस लगा लेना आप। और ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसकी इक्वल होती है। और जो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज वो 0 होता है, यानी इसको अनचार्ज्ड बोल देते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इसके इक्वल होता है। और ये दोनों मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास आपको लिखे हुए हैं
ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किए हुए हैं, यानी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, प्रोटॉन का तो होता है 1.67626231 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 1.674928 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो अपने जनरली क्या लेते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेट सेम लेते हैं, अपने 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मास थोड़ा सा इनका डिफरेंट होता है, थोड़ा चेंज होता है मास में। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपनी इतनी डिजिट ना लेके ओनली पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 2 डिजिट तक तो इनका मास क्या होता है, सेम। तो कैलकुलेशन में तो लगभग सेम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो क्या होता है, सेम नहीं होता। और जो इनके सिंबल हैं वो MP से लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन को, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को MN से लिखते हैं। ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं जो इस चैप्टर में आगे यूज होंगे, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर रखे हैं तो। अब नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन इज़ ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर नॉट प्योरली या ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्योर नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन प्योरली आप इसको नहीं बोल सकते। प्योरली कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप में से बहुत जने सोच रहे होंगे भी फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनको आगे आप और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी आप उसको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अपने क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन को आगे आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन सबसे क्या है, छोटा पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नहीं भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे पार्टिकल्स को अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल देते हैं। अब इसने कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कई बार तो कह देते हैं, लेकिन कंप्लीट 100% वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो दीज आर मेड अप विद अदर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक अदर पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और इन पार्टिकल्स को अपने क्या बोल देते हैं, क्वार्क्स। ठीक है, तो डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखो जो आपकी फिजिक्स में अभी तक दिया हुआ है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये आगे क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्वार्क पार्टिकल होते क्या हैं या क्या होता है उसके बारे में सारी डिटेल BSc में आ जाती है, और वो भी BSc फाइनल ईयर में आती है, या MSc में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होता है। तो आप इतना याद रखो भी जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वैसे ही ये एक पार्टिकल हैं, और इनसे मिलकर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं क्वार्क पार्टिकल से। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ क्या होती है कि जो क्वार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब क्वार्क पार्टिकल फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं भी आप न्यूट्रॉन को जब तोड़ दोगे तो उसमें से क्वार्क पार्टिकल अलग निकाल लोगे, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्वार्क पार्टिकल हमेशा कंबाइन ही रहेंगे, ऐसे नहीं भी सेपरेट करके बाहर निकाल लो उनको भी, न्यूट्रॉन को आप तोड़ दो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने इन पार्टिकल्स ही होते हैं, इतना है आपके। तो देखो बहुत स्टूडेंट्स को ये जिज्ञासा होती है, ये उनके मन में ये विचार आता है कि हमें इसके बारे में और डिटेल से पढ़ें, गूगल से सर्च करें या और। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपकी बुक्स है, चाहे CBSE बोर्ड है चाहे राजस्थान बोर्ड, वो आपके माइंड सेट पर ही बनाई हुई हैं। जितनी चीज़ आप समझ सकते हो इस टाइम 12th क्लास में, जितना माइंड आपका डेवलप हो चुका है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताते हैं। अगर इसके डीप में जाओगे तो आप ही फंसोगे। ठीक है, ना ही आपके अच्छे तरीके से याद होगी और ज़्यादा फंसते जाओगे। तो डिटेल में जो स्टडी है वो ऑटोमेटिक आपके हायर क्लासेस में आ जाती है। ठीक है, यहाँ आप जितनी चीज़ मैं करवा रहा हूँ वो याद रखते चलो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके। देखो क्या है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में, उसको अपने एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर बोल देते हैं। ठीक है, कि किसी भी कोई भी एलिमेंट है, आप कोई भी एलिमेंट ले लो जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस हर एक एलिमेंट या हर एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसको अपने क्या बोल देंगे, प्रोटॉन नंबर, या उसका एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। आपको पता है भी जैसे मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर अपने 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लिथियम में 3 प्रोटॉन है। ठीक है, लिथियम का जो न्यूक्लियस है। सोडियम है, सोडियम में क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 नंबर पर आता है ये पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब
भी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितने हैं, 11। ठीक है, और इसका जो सिंबल है उसको अपने जेड से शो करेंगे। आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड होते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि न्यूट्रॉन नंबर या कैपिटल एन, इसका यहाँ पे क्या है, सिंबल है न्यूट्रॉन नंबर का। तो देखो क्या डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं, न्यूट्रॉन नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसको किससे शो करेंगे, एन से। अब एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है नया, यानी कि आपके लिए सीखने के लिए नई चीज़ है। देखो क्या है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, यानी दोनों को अगर अपने इकट्ठा बोलना चाहें, भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को अगर अपने बोलना चाहें तो इनको इकट्ठा एक नाम दिया हुआ है, नेमिंग की हुई है इसकी, और उसे अपने बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों को अपने कंबाइन फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डेफिनेशन आती है मास नंबर, और इसको अपने शो करते हैं ए से। इसका सिंबल क्या होता है, ए होता है मास नंबर का। या इसको दूसरा जो नाम है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, आप नोट कर लो इसको बोल देते हैं एटॉमिक मास। अगर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताऊँ तो इसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास देखो होता क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड मास नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी जो एलिमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम को अपने क्या बोल देंगे, मास नंबर या एटॉमिक मास बोल देंगे उस एलिमेंट का। तो देखो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड प्लस एन, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है ये। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, मास नंबर है, और जेड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ए जेड प्लस एन के सम के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर आपको मैं कहूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड हो जाएगा। ये वाला जेड इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो देखो इस पर क्या है कि आगे एक पॉइंट और है, उसके बाद अपने एक दो एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्या है कि सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स, कि किसी भी एलिमेंट को अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में शो करना है तो उसका देखो सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, किस सिंबल से उसको शो करते हैं। तो देखो सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है जेड एक्स ए, या इसको जेड एक्स इस ए की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो मतलब क्या है इसका कि एक्स तो क्या है, एक्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है वेयर एक्स इज इक्वल टू केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि केमिस्ट्री में जो सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का वो सिंबल आ जाएगा इस एक्स की जगह पे। तो जेड इसका क्या हो जाएगा, जेड आपको पता ऊपर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसको एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, और ए इसका क्या है, मास नंबर है, या एटॉमिक मास इसको कह देते हैं ए को। तो अब देखो अगर आपको क्या करना हो कि मान लो आपको लिखना है हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन में एक तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन जीरो होता है, तो एक प्लस जीरो, एक प्लस, और अगर यहाँ जीरो लिखूँ तो मास नंबर 1 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन को 1H1 से लिखेंगे अपने। ये इसका सिंबल एच तो क्या है, हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है, मतलब केमिस्ट्री में सिंबल जो यूज होता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी एलिमेंट को अगर आपने लिखना है केमिस्ट्री वाले को, तो उसका लिखने का मेथड ये है कि आप या तो इस टाइप से लिखो और या इस टाइप से। ज़्यादातर आपको इसी फॉर्म में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ये वाली फॉर्म, कि नीचे तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर एटॉमिक मास या मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ से देखो न्यूमेरिकल के लिए आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जब भी आपको निकालने होंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इस फॉर्मूले से क्या थे, n इज़ इक्वल टू ए माइनस जेड था, ये फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का। तो देखो a ऊपर है, z नीचे है, तो ऊपर वाले में से जब नीचे वाला आप माइनस करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा रखा है। यहाँ पे देखो क्या है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 2He4, यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, अपने इसको इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे। भी आपको पता है ये जो हीलियम का फॉर्मूला दिया हुआ है इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं।
तो कंपेयर करने पर जेड की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके पास कितने आ गए 2 आ गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड इज इक्वल टू 2। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ए माइनस जेड कर दो, आप डायरेक्ट ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, तो ए माइनस जेड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ही इसमें क्या हो जाएंगे प्रोटॉन हो जाएंगे। या एक और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 46 Ag107। Ag मतलब यहाँ पे सिल्वर है, ठीक है, तो सिल्वर न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया। तो आपको पता है भी ये नीचे वाला तो क्या होता है जेड होता है, या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इसमें हो गए 46, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालने के लिए मैंने कहा था ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो 107 में से 46 माइनस, तो 61 इसमें क्या आ गई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। कोई एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना क्या है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक आप देखो क्या है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अपने डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में काम आएंगी। तो पहली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है आइसोटोप्स, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है केमिस्ट्री से। देखो पहली है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये जो सारी डेफिनेशंस है ये सारे एलिमेंट से रिलेटेड है कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स आपस में किस टाइप से रिलेट होते हैं, वो सारा इन सारी डेफिनेशंस में डिस्कस किया हुआ है। तो देखो द एटम्स, या आप इन एटम्स की जगह यूज कर सकते हो द एलिमेंट्स इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड इज सेम, यानी कि वो एलिमेंट्स, कोई 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स जिनका क्या हो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर तो क्या हो सेम हो, बट एटॉमिक मास या फिर इसको बोलेंगे मास नंबर क्या हो मास नंबर इज डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऊपर ये वर्ड आया था आइसोटोप, अभी आप पढ़ चुके हो ऊपर। तो देखो क्या होते हैं कि वो एलिमेंट्स होते हैं या वो एटम्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है इन एलिमेंट्स का, उनको अपने को बोल देते हैं आइसोटोप्स। तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज आल्सो डिफरेंट फॉर दीज एटम्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे डिफरेंट, कि दोनों की 2 एटम्स हैं उनके लिए ए क्या है ए तो डिफरेंट है, लेकिन जो आपका जेड है वो सेम है। तो ये वाला मान लो कि ये 14 है और ये 13 है, और जेड दोनों के लिए 5 है, ठीक है, दोनों में सेम है तो 5 तो 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 13 में से 5 गया 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या होगा डिफरेंट, क्योंकि ए माइनस जेड क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें क्या होंगे डिफरेंट होंगे। तो देखो इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये तीनों आपस में क्या हैं आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोल देते हैं इनको। तो देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। क्या होता है हाइड्रोजन में तो तीनों ही क्या है हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, तो मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन की टाइप है, लेकिन इसका एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो 1 है, इसका 2 और इसका 3 है, तो मास नंबर डिफरेंट हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो 0, इसमें 2 में से 1 गया 1 और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो गई। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तीनों के लिए डिफरेंट। इनको ये नाम दिए हुए हैं ड्यूटीरियम, ट्राइटियम और हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन तो 1H1 को ही कहते हैं, ये इसके 2 अलग टाइप है हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अब देखो क्या होते हैं इसमें एलिमेंट सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों क्या है डिफरेंट है। तो अब नेक्स्ट देखो लाइन पढ़ो, ड्यू टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एटम्स आर सेम। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्या है सेम ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही ये है, हाइड्रोजन ही ये और हाइड्रोजन ही ये है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है तीनों एलिमेंट सेम है, तो एलिमेंट सेम के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आप कह सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ही कैसी रिएक्शन करते हैं, कैसा इनका बिहेवियर होता है, अलग अलग मीडियम में कैसा बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ इन तीनों के लिए सेम होती है क्योंकि ये एलिमेंट्स ही तीनों सेम है, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है। अब नेक्स्ट देखो एक नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पे, क्या है कि ड्यू टू डिफरेंट मास नंबर,
तीनों का क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ बट नॉट बाय केमिकल एनालिसिस या रिएक्शन। इस पॉइंट को समझो क्या है कि तीनों का जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो अपने इसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं तीनों को। अगर आपको तीनों एलिमेंट्स का मिक्सचर दिया हुआ हो, तीनों एलिमेंट्स मिक्स किए हुए हों और आपको कह दे भी डिफरेंट करो, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से डिफरेंट कर सकते हो। अब आपके माइंड में चल रहा होगा अभी ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या बला होती है। तो देखो डिटेल में होता क्या है, वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, वो सारा कुछ एमएससी लेवल का है, अब आपके लेवल का नहीं है, एमएससी में आता है सारा कुछ ये। तो अब आपके क्या है, अब आप इतना याद रखो भी जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो अलग अलग मास के पार्टिकल को अलग अलग कर देते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट मास के पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं। कैसे, आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। आपने यूट्यूब पर या फिर बैंकों में या फिर कई बार किसी के घर पे भी होती है मशीन जो कॉइन्स को अलग अलग कर देती है, कि आपको क्या है कि कॉइन्स अगर मिक्स कर दें भी, एक रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के मान लो कॉइन मिक्स हैं, और उसको अपने तीनों मिक्स कॉइन्स को उस मशीन के अंदर डाल दें, तो वो मशीन क्या करती है कि एक रुपए वालों को अलग कर देगी, 2 को अलग और 5 को अलग कर देती है। तो वैसे ही काम मास स्पेक्ट्रोग्राफ करता है। इसमें क्या करेंगे, अगर अपने तीनों कोई अलग अलग मास के पार्टिकल्स इसमें डाल देंगे तो ये क्या करेगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट कर देगा भी, सेम मास वालों को अलग कर देगा, बाकी जिनके मास मैच हो रहे हैं उनको अलग कर देगा, दूसरों को अलग कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या करता है, मास का सेपरेशन कर देता है, मास के बेस पे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है। इसको कोई लेना देना नहीं है अभी कौन सा पार्टिकल है कौन सा एलिमेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ओनली मास देखता है और मास के बेसिस पे ये एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है, या फिर पार्टिकल्स को क्या कर देता है, अलग अलग डिवाइड कर देता है। और नीचे ये लाइन लिखी है, बट नोट बाय केमिकल एनालिसिस, मतलब आप इन जो तीन जो आपके पास आइसोटोप्स हैं इनको आप केमिकल एनालिसिस या किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों एक ही एलिमेंट हैं। तो जो रिएक्शन हाइड्रोजन शो करता है वही ये हाइड्रोजन शो करेगा, वही ये हाइड्रोजन शो करेगा। तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण रिएक्शन के थ्रू आप इनको डिफरेंट नहीं कर सकते। जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि इसकी इससे रिएक्शन कराएं तो इस एलिमेंट का पता लग जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से फिक्स रिएक्शन करता है भी ये बनेगा, तो तीनों में सेम बनेंगे। तो आप केमिकल एनालिसिस के द्वारा इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा कर सकते हो, क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा, द एटम्स हुज मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक मास क्या होता है इनका, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, यानी जेड इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको अपने क्या बोल देते हैं, आर कॉल्ड आइसोबार्स। मतलब ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसके बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन आ गई है। उसमें जेड सेम था, ए डिफरेंट था, इसमें ए सेम है और जेड डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। अब देखो क्या है, दीज आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जेड डिफरेंट है, जेड की वैल्यू डिफरेंट होती है आइसोबार्स में, तो क्या होंगे इसमें अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये दो एलिमेंट्स क्या हैं, आइसोबार्स हैं, 6C14 और 7N14। तो इसमें क्या है कि ऊपर जो 14 है यानी मास नंबर है वो सेम है, ए की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, बट जो नीचे जेड की वैल्यू है वो जेड की वैल्यू दोनों के लिए सेम नहीं है, डिफरेंट है दोनों के लिए। तो क्या है, इन दोनों को अपने बोल देते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो अब आइसोबार्स में आपने सीख लिया कि मास नंबर सेम है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो ऊपर वाले में लिखी थी, देखो चीज़ें वो सेम ही चलेंगी कि ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट। कि यहाँ पे देखो ये तो कार्बन और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अलग रिएक्शन शो करता है और कार्बन अलग रिएक्शन शो करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कार्बन सॉलिड भी होता है, नाइट्रोजन लिक्विड होती है या नाइट्रोजन गैस भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, रिएक्शंस वगैरह क्या होती हैं इनकी डिफरेंट होती हैं। तो आप इनको क्या है कि केमिकल एनालिसिस के द्वारा इनको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा नहीं कर सकते इसको। अब मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है।
तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ तो ओनली मास के बेस पे काम करता है, तो उसके द्वारा आप डिफरेंट नहीं कर पाओगे, वो दोनों को एक जैसे ही बताएगा क्योंकि वो ओनली मास पर बेस्ड होता है। तो ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स आर डिफरेंट, सो दीज कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल एनालिसिस या केमिकल रिएक्शन बट नॉट बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते, आप इनको केमिकल एनालिसिस के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या होता है इनमें? सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। अब इसमें तीसरा आ गया, देखो पहले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम था, दूसरे जो आइसो बार्स थे उसमें क्या सेम था? एटॉमिक मास सेम था, यानी ए सेम था। पहले में जेड सेम था, दूसरे में ए। अब इसमें क्या सेम होगा? एन सेम होगा, दो एलिमेंट का, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का एन सेम होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, लेकिन जेड और ए दोनों ही क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसको अपने क्या बोल देते हैं? आइसोटोन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आइसोटोन्स में जब जेड डिफरेंट है तो मतलब दो अलग अलग एलिमेंट होंगे ये। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 6C13 और 7N13, 7N14। तो ये तो कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। तो अब इसमें देखो ऊपर 13 है और ये 14, मतलब ए दोनों के लिए डिफरेंट हो गया। अब नीचे 6 और इधर 7 है, दोनों के लिए जेड भी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होती है वो ए माइनस जेड होता है। तो इसमें ए माइनस जेड निकालो, 13 माइनस 6, तो इसमें क्या आ गया? 7 आ गया। और इसमें निकालो 14 माइनस 7, तो इसमें भी क्या आ गया? 7। तो मतलब दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं? सेम है। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं? आइसोटोन्स हैं। ठीक है, और अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ, ऊपर जैसे आपके आया था ये 6C14 और ये 6C13 है। तो 6C14 और 6C13 दोनों क्या हैं आपस में? सोचो कौन से हैं? आइसोटोन्स हैं, आइसोबार्स हैं या आइसोटोप्स हैं? तो आप देख सकते हो कि दोनों में 6 सेम है, मतलब ये क्या है? फर्स्ट नंबर वाले हैं, यानी आइसोटोप्स हैं। ठीक है, और कार्बन के आइसोटोप्स बोल देंगे जैसे हाइड्रोजन के थे। अब इसमें भी वही सेम लाइन जो ऊपर दो डेफिनेशंस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट मास। अब इसमें एलिमेंट भी दोनों डिफरेंट आ गए और मास भी दोनों के क्या आ गए? डिफरेंट आ गए। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट होने के कारण दीज आर सेपरेटेड बाय बोथ मेथड्स। इनको आप दोनों मेथड से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, चाहे तो केमिकल एनालिसिस या केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनको सेपरेट कर लो, या मास स्पेक्ट्रोग्राफ के द्वारा इसको क्या करो? सेपरेट कर लो। दोनों ही मेथड इसमें क्या होंगे? अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो डेफिनेशन आती है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई, तो ये देखो क्या होते हैं मिरर न्यूक्लियाई। तो डेफिनेशन से ही आपको पता लगेगा, समझते हैं कि द एटम और न्यूक्लियाई, आप यहाँ पे एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो तीनों में से। एटम बोल दो, एलिमेंट बोल दो या न्यूक्लियाई बोल दो, कि द एटम और न्यूक्लियाई हुज मास नंबर इज सेम, कि उनका मास नंबर तो क्या हो? सेम हो, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज्ड। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है इंटरचेंज्ड, इसका क्या मतलब है? इसको आगे डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अदर। यानी कि एक में जितने न्यूट्रॉन हैं दूसरे एलिमेंट में उतने ही क्या हों? प्रोटॉन हों। तो उन दोनों को अपने क्या बोल देते हैं? मिरर न्यूक्लियाई। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका क्या हो? रिवर्स भी सही है, मतलब एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। देखो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं क्या होते हैं मिरर न्यूक्लियाई। जैसे बेरिलियम और लिथियम दिया हुआ है, तो इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें ए तो क्या होगा? दोनों में सेम। तो इसमें भी 7 है और इसमें भी ये क्या है? 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7Li3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 7 ए दोनों के लिए क्या आ गया? सेम आ गया, तो A7 हो गया। अब इसमें नीचे 4 लिखा हुआ और इसमें नीचे 3, तो Z इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 4 हो गए, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 में से 4 माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 हो गए। और नीचे वाले लिथियम में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो तो 3 है, क्योंकि ये Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दोनों का डिफरेंस है वो 4 है। तो अब देखो अगर बेरिलियम में जितने प्रोटॉन हैं जो आपका लिथियम है उसमें उतने ही क्या है? न्यूट्रॉन है, और बेरिलियम में जितने न्यूट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन किस में हैं? लिथियम में हैं, मतलब इंटरचेंज है।
ये वाला नंबर यहाँ पे और ये वाला नंबर यहाँ पे। तो मतलब कोई भी दो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरचेंज्ड हो, मतलब एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन और एक के न्यूट्रॉन दूसरे के प्रोटॉन के इक्वल हो, उनको अपने क्या बोल देते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, मास नंबर सेम है। तो मास नंबर सेम है तो आप कह सकते हो कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा इसको सेपरेट आप नहीं कर सकते, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट्स दीज आर सेपरेटेड बाय केमिकल एनालिसिस या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन द्वारा इनको क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट डेफिनेशन आती है आज की, क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं कि द न्यूक्लियाई और एलिमेंट्स हुज मास एंड एटॉमिक नंबर बोथ आर सेम, कि दोनों जो ऐसे एटम या ऐसे न्यूक्लियाई लें, ऐसे एलिमेंट लें जिनका ए भी सेम हो और जेड भी सेम हो। तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 6C13 और 6C13, तो आप कहोगे भी सर ये तो एक ही एलिमेंट आपने दो बार लिख दिया, भी 6C13 ये है, 6C13 ये है, यहाँ पे बोला हुआ ए और जेड दोनों के लिए क्या है, सेम है। बट देखो क्या है फ़र्क, बोथ आर सेम बट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ लाइक हाफ लाइफ, न्यूक्लियर एनर्जी आर डिफरेंट। अब आप कहोगे भी सर ये क्या बला आ गई, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन आपकी इस चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, कि जो रेडियो एक्टिव वर्ड आ रहा है इसमें, या फिर हाफ लाइफ आ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी आ रहा है, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो इन चीज़ों के बारे में डिटेल इस चैप्टर में अलग से हर टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको ओनली ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों का क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं इन एटम्स की, यानी हाफ लाइफ या न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह डिफरेंट होती है। इसको अपने आइसोमर्स बोल देते हैं। और एक चीज़ लास्ट, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग स्टार ऑन इट्स सिंबल, कि इनको अपने अलग अलग कैसे देखेंगे, कि देखो सिंबल तो दोनों के यहाँ पे सेम ही दिख रहे हैं अपने को, ये वाले सिंबल क्या हैं, दोनों के सेम ही लग रहे हैं, लेकिन फिर इसको क्या है, पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई। तो अपने क्या कर देते हैं, एक सिंबल तो ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, मान लो ये ऐसी है, और दूसरे सिंबल के ऊपर ऐसे स्टार लगा देंगे, स्टार का चिन्ह लगा देंगे, स्टार का साइन लगा देंगे। तो इससे पता लग जाएगा भी ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं या ये दोनों एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, आइसोमर्स हैं। ठीक है, इनको आइसोमर्स बोल देते हैं। आइसोमर्स आपके केमिस्ट्री में भी आते हैं, आइसोमर्स केमिस्ट्री में वहाँ पे ये आ जाता है कि जो उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ पे भी आप आइसोमर्स डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो आइसोमर्स के बारे में जो जो इसमें टर्म्स आ रही हैं वो आपके सारी चैप्टर में आएंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। बाकी देखो कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर इसके पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने करवाया था तब टेलीग्राम चैनल वो नहीं बना हुआ था, उसके बाद मैंने बनाया था। तो जो 14 चैप्टर यानी एटॉमिक फिजिक्स वाला चैप्टर है, उसके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जब आप ऊपर नाम लिखा होता है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो वहाँ से आप उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और इसके जो डेली मैं आपको वीडियो देता हूँ इसके आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो नोट्स आप वहाँ से कलेक्ट कर लो, हर एक चैप्टर के नोट्स मैं वहाँ पे डालता हूँ। लेक्चर नोट्स अब डालने स्टार्ट करूँगा, पहले मैं ओनली कंप्लीट चैप्टर की डालता था, साथ साथ नहीं डालता था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपको हर एक लेक्चर के अलग अलग नोट्स देके, और लास्ट में जब सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको वहाँ पे दे दूँगा मैं। तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस चीज़ को देखा करो। और बाकी आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या कोई सजेशन देना हो, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आते भी हैं, और आपको देना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बाकी आप इस चैनल को और ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। देखो फिजिक्स के चैनल यूट्यूब पे आपको मिलेंगे काफ़ी, लेकिन मैं अपनी तरफ से फ़िज़िक्स को सिंपल लैंग्वेज यानी कि जो घरेलू भाषा होती है ना, अपने घरों में यूज करते हैं, उस हिसाब से समझाने की कोशिश आपको करता हूँ, और ट्राई करता हूँ कि हर स्टूडेंट की समझ आ जाए ये वाली चीज़। तो आप क्या करो, चैनल पे बने रहो, वीडियो को
आपको वेट बहुत रहता है, मुझे पता है, आप प्यार बहुत देते हो सारी वीडियोज़ को। आज भी मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से डाली नहीं थी। तो मेरी ट्राई होती है कि एक दिन छोड़ के आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, इससे थोड़ा आपको रिलैक्स भी रहेगा। और जब आपके स्कूल या कॉलेज स्टार्ट हो गए तब आपको क्या है कि डेली मैं वीडियो दे सकता हूं, या मैं अगर मेरे पास जून में ज़्यादा टाइम हुआ और मई का मंथ तो क्या था, स्कूल्स में छुट्टी वगैरह थी, तो तभी मैं वीडियोस थोड़ी कम डालता था। या जून में अगर मान लो स्टार्ट हो गया तो जून में आपको लगभग डेली की मैं एक वीडियो दूंगा। नहीं तो अगर जिस दिन वीडियो नहीं मिलती, एक दिन छोड़ के आपको वीडियो ज़रूर मिला करेगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो मेरा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे रखा है। टेलीग्राम पे जाके और आप क्या करो, वहाँ पे RBSC फिजिक्स नोट्स ऐसे करके आप सर्च कर लो, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसमें। तो ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे जो आज वीडियो मैं अभी अपलोड करके हटाऊँ, जो हिंदी मीडियम के लिए इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, और इसके ऊपर ये देखो चैप्टर 14 कंप्लीट इंग्लिश आपको PDF मैंने अवेलेबल करा दी है, और इसमें वीडियो की लिंक डालता हूँ। ये चैप्टर 14 कंप्लीट हिंदी मीडियम के लिए है। या इसमें मैंने बुक्स भी डाल रखी हैं। देखो साइंस पब्लिकेशन की ये 2 बुक्स हैं, एक तो 11th क्लास के लिए, एक 12th के लिए, और फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए और फिजिक्स हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड की हैं। और आज मैं CBSE बोर्ड की भी दोनों ही इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम 11th 12th दोनों की बुक्स इसमें अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लो। चैनल का नाम है RBSC फिजिक्स नोट्स एंड वीडियोज़ फॉर 11th और 12th। और अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम में जाके RBSC फिजिक्स नोट्स t.me, ये तो लिंक है इस चैनल का कंप्लीट, या आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लो RBSC फिजिक्स नोट्स, तो आपको भी वहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये इसका क्या है, फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो से आप देख सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आगे से आगे इसको शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।